वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की। उनका कहना है कि नैब एक इंतकामी इदारा बन चुका है। ओपोजिशन को एहतसाब ब्यूरो से मुतालिक कुछ सख्त फैसले लेना होंगे। नवाज शरीफ के साथ मुख्तलिफ इशूज पर हम आहंगी पाई गई है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर के करीब जाती उमरा में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। उन्होंने लीगी कायद की अयादत के अलावा मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल भी किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि नवाज शरीफ के साथ मुल्क को दरपेश हालात और बढ़ती हुई महंगाई पर भी बात हुई। उनका कहना था कि नैब से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि वो आज या कल आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात में कोई रुकावट नहीं है। इस मुलाकात पर विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान भी सामने आया। कहते हैं नवाज शरीफ ने बीमारी पर हमेशा की तरह झूठ बोला। एम्बुलेंस की बजाय फजलुर रहमान मियाँ साहब को सियासी ऑक्सीजन देने जाती उमरा पहुंच गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात पर तबसरा करते हुए अदालत से नोटिस लेने का मुतालिबा किया। फवाद चौधरी का कहना था कि 1947 से 2008 तक पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 37 अरब डॉलर रहा, जिससे बड़े बड़े मंसूबे मुकम्मल हुए। लेकिन 2008 से 2018 के दरमियान 60 अरब डॉलर के कर्जे लिए गए। उन्होंने दावा किया कि ये पैसा दो खानदानों ने आपस में तकसीम किया है। हुदैबिया फ्रॉड का मॉडल करप्शन के लिए दोनों हुक्मरान खानदानों ने बार बार इस्तेमाल किया। फवाद चौधरी का कहना था कि पैसा हुंडी और हवाला से बाहर किया भेजा गया और घुमाया गया। जाली अकाउंट्स और जाली लोग इस्तेमाल हुए। नवाज, शहबाज और जरदारी इस तमाशे के मरकजी किरदार हैं, जबकि साइड रोल वाले दर्जनों हैं। उधर लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल स्कैंडल केस में साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में। लाहौर की एहतसाब अदालत के रूबरू नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शरीफ फैमिली की रमजान शुगर मिल्स के लिए सरकारी खजाने से नाला बनाया गया, जिस पर नैब ने इख्तियारात से तजावुज का रेफरेंस दायर किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने 10 बरस में सरकार के कई 100 अरब रुपए बचाए। उन्हें नाला बनाने के लिए सरकारी खजाना इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी आप पर इल्जाम है जिसे साबित होना बाकी है, जिसके बाद अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर जुर्म आयद कर दी। दोनों ने अदालत में सख्त जुर्म से इनकार कर दिया। समाअत से पहले आशियाना इकबाल केस के मुल्जिम आहद चीमा कमरे अदालत में शहबाज शरीफ के साथ सरगोशियां करते रहे। एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल स्कैंडल केस की समाअत भी हुई। अदालत के रूबरू मजीद 2 गवाहों मसूद अख्तर और रियाज हुसैन ने बयानात कलमबंद कराए। शहबाज शरीफ आशियाना इकबाल स्कैंडल में भी नैब की जानिब से मुल्जिम नामजद हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर एहतसाब अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद कर दिया, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। फ्लैगशिप रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म की बरियत के खिलाफ नैब अपील पर समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में दरखास्त गुजार ने वकला ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों के लिए जमानत मिली। उनके मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसके बायस आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की है, लिहाजा समाअत मुलतवी की जाए। वकील का मौकिफ था कि उन्हें अभी तक केस की पेपर बुक्स भी नहीं मिली, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने बरहमी का इजहार किया और बोले, आप कोई लॉजिक वाली बात करें। सुप्रीम कोर्ट से तिब्बी बुनियादों पर रिहाई हासिल करने वाले नवाज शरीफ ने अस्पताल जाने के बजाय जाती उम्रा में सियासी बिसात बिछा ली। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुल्की सियासत और हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने के मामलात भी जेर गौर आए। रिपोर्ट देखिए। तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों के लिए रिहाई पाने वाले नवाज शरीफ पर्दे के पीछे सियासी चालें भी चलने लगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान यूं तो नवाज शरीफ की आयादत के लिए जाती उमरा पहुंचे, मगर जराए का दावा है कि इस दौरान आइंदा के सियासी लाहे अमल पर भी तबादला ख्याल हुआ है। हुकूमत के खिलाफ मिलियन मार्च के दावेदार मौलाना फजलुर रहमान अपनी मुहिम को तक़वियत देने के लिए कुछ शहरों में जलसे भी भुगता चुके। इसके साथ साथ मौलाना सियासी जमातों की हिमायत हासिल
हासिल करने के लिए भी सरगर्म है। हुकूमत मुखालिफ एजेंडे की बुनियाद पर गुज़िश्ता दिनों मौलाना की आसिफ जरदारी के साथ मुलाकात हुई और अब नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक पेज पर लाने के लिए मौलाना नवाज शरीफ के साथ भी मिल बैठे। सेहत के मसाइल को बुनियाद बनाकर जाती उम्रा में बैठे नवाज शरीफ यूँ तो सियासी तौर पर गैर मुतहरिक है, मगर हुकूमत गिराने की ख्वाहिश उनसे संभाली नहीं जा रही। शायद नवाज शरीफ का ख्याल है कि हुकूमत खत्म किए बगैर उनके लिए जेल से मुस्तकिल रिहाई मुमकिन नहीं। कुछ बात करेंगे वजीर रेलवे शेख रशीद की, जिन्होंने महंगाई से परेशान अवाम को तसल्ली दे दी। कहते हैं अगर गैस, बिजली और पेट्रोल महंगा हो सकता है तो गोश्त महंगा होने से कोई कयामत नहीं आ जाएगी। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए शेख रशीद का कहना था कि लीडर वो होता है जो अवाम में रहता है। इमरान खान मुल्क की मईशत सही कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगले 2-3 माह बहुत अहम हैं। आसिफ अली जरदारी का फालूदे वाला और शहबाज शरीफ का हथौड़े वाला अंदाज है और दोनों अंदर से एक ही निकले। शहबाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल और एनआरओ मांगते देखा है। अवाम की महंगाई से चीखें निकल गईं, मगर हुक्मरान जमात के कायदीन अपने बेसरोपा बयानात से उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। कोई सब्र का मशवरा दे रहा है तो कोई कहता है रोटी कम खाएं। आइए विफाकी वज़रा के नित नए बयानात के बारे में रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत बदल गई, आवाम के मुकद्दर न बदले। इन्हें एक बार फिर उम्मीदों और तवक्कुआत के भंवर में बेसहारा छोड़ दिया गया। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के शिकवे सुनकर हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं। कोई मरबूत पॉलिसी नजर आती है, न वजीरों का आपस में तालमेल। जिस वजीर का जो दिल चाहता है बयान दाग देता है। बेचारे लोग परेशान हैं, किसकी बात का एतबार करें। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना असद उमर ने अवाम को नवीद सुनाई कि बुरान से निकल आए हैं। क्राइसिस फेज खत्म होने के बाद अब हम उस पोजीशन में आए कि आहिस्ता आहिस्ता इस मुट्ठी को खोला जाए, लेकिन अभी भी अगला तकरीबन 1.5 साल का अरसा जो है वो एक स्टेबलाइजेशन फेज से गुजरेंगे। चंद रोज पहले स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी ने अवाम को नादिर मशवरा दिया था। उनका कहना था कि मुल्क मुश्किल मुआशी हालात से गुजर रहा है। अवाम 2 की बजाय 1 रोटी खाकर गुजारा करें। आगे वक्त आएगा जब 2.5 रोटी खाने को मिलेगी। उधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी सिक्योरिटी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया। अदालत ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि सूबे की सारी सिक्योरिटी बिलावल भुट्टो जरदारी पर लगी है और उन्हें क्या चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में बिलावल भुट्टो जरदारी की सिक्योरिटी से मुतालिक दायर दरखास्त की समाअत हुई। बिलावल के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी की सिक्योरिटी सूबाई हुकूमत का मसला नहीं बल्कि विफाक की जिम्मेदारी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक बिलावल को संगीन सिक्योरिटी खदशात लाहिक हैं। अदालत ने हैरत का इजहार करते हुए वकील से इस्तफसार किया, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी की सिक्योरिटी नहीं है? सूबे की सारी सिक्योरिटी तो उन पर लगी है और क्या चाहिए? अदालत ने दरखास्त पर समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। खबर हो जाए नैब के हवाले से। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब का दूसरा रेफरेंस भी समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। एहतसाब अदालत नंबर 2 पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस की समाअत करेगी। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ने पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस अदालत नंबर 2 के जज अरशद मलिक को भिजवा दिया। रेफरेंस में आफ्ताब मेमन और अब्दुल गनी मजीद समेत 19 मुलजिमों को नामजद किया गया है। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पिंक रेजिडेंसी फर्म के नाम पर जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट की गई है। मुलजिमों ने जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल और इख्तियारात से तजावुज़ किया है। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस में आज मुलजिमों को नोटिस किए जाने का भी इम्कान है। आपको बताएं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के खत का जवाब देते हुए बलोचिस्तान और सिंध से रुकने इलेक्शन कमीशन के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए हैं। शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान से रुकन के लिए शाह मोहम्मद जतोई, मोहम्मद नूर मुस्काई और मोहम्मद रऊफ़ अता के नाम तजवीज़ किए हैं, जबकि सिंध से रुकन इलेक्शन कमीशन के लिए अब्दुल रसूल मेमन, खालिद जावेद और नूरुल हक कुरैशी के नाम दिए हैं। उन्होंने ख़त में वज़ीर आज़म की जानिब से उठाए गए कानूनी निकात का जवाब दिया। शहबाज शरीफ ने मुशावरत के तरीक़ेकार पर फिर एतराज़ करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से तजवीज़ किए गए नामों की मालूमात नहीं दी गई। बुलेटिन में ब्रेकिंग न्यूज शामिल करें। एएनपी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले रहनुमाओं में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। हारून बिलोर शहीद के बेटे दानियाल बिलोर ने पार्टी छोड़ दी है। क़यादत पर मुखालिफ उम्मीदवार की हिमायत का इल्जाम भी लगा दिया है। अहम खबर से आपको एएनपी से मुताल्लिक अपडेट किया जा रहा है।
आपको बता रहे हैं ANP में इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले रहनुमाओं में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। हारून बलोर शहीद के बेटे दानियाल बलोर ने पार्टी छोड़ दी है। क़यादत पर मुखालिफ उम्मीदवार की हिमायत का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं ANP के हवाले से, जहां इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले ही रहनुमाओं में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। हारून बलोर शहीद के बेटे दानियाल बलोर ने यह कहकर पार्टी छोड़ दी और क़यादत पर इल्ज़ाम लगाया कि मुखालिफ उम्मीदवार की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनकी जानिब से। बुलेटिन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और यहाँ पर बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से, जो कहते हैं भारत और इसराइल के हुक्मरान अखलाकी दिवालियापन का शिकार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने ट्वीट में कहना था, इसराइली मगरबी किनारे और भारतीय मकबूजा कश्मीर पर काबिज हैं। इसराइल और भारत का ये कब्जा आलमी और उनके अपने आइन की खिलाफ वर्जी है। क्या उनके अवाम इस पर नफरत महसूस नहीं करते? क्या वो सोचते नहीं कि उनकी क़यादत इंतखाबात जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? और अब आपको बताएं कि इसराइल में आज आम इंतखाबात हो रहे हैं। 5वीं मरतबा इंतखाब लड़ने वाले वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर बदउनवानी के संगीन इल्ज़ामात हैं। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मुकाबला ब्लू एंड वाइट अलायंस के उम्मीदवार बेनी गैंट्स से है। वो इसराइली फ़ौज के साबिक सरबराह हैं। इसराइल में 63 लाख से ज़ायद शहरी वोट डालने के अहल हैं। इसराइली अरब मुसलमान आबादी का 5वां हिस्सा हैं, मगर एक सर्वे के मुताबिक उनमें से निस्फ के करीब लोग वोट डालने का इरादा रखते हैं। 2015 के इलेक्शन में अरबों की 4 पार्टियों के इत्तेहाद मुत्तहिदा अरब लिस्ट ने इंतखाबात में 13 नशिस्तें हासिल की थी, मगर अब ये इत्तेहाद टूट चुका है। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का पहला मरहला शुरू होने में सिर्फ एक दिन रह गया। ऐवान ज़ेरी की 543 नशिस्तों के लिए इंतखाबात 7 मरहलों में मुकम्मल होंगे। इलेक्शन में 90 करोड़ अफराद हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। 11 अप्रैल के इंतखाबी दंगल में कौन कौन सी रियासतों में जोड़ पड़ेगा, रिपोर्ट में जानते हैं। भारतीय इंतखाबात का पहला मरहला बीजेपी, कांग्रेस और दीगर पार्टियों का कड़ा इम्तिहान शुरू होने के करीब। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों समेत 20 रियासतों के 91 हलकों में अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। रियासत आंध्र प्रदेश में 25 नशिस्तें, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 2-2, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इंडराम निकोबार, लक्षद्वीप में 1-1 नशिस्त, तेलंगाना में 17 नशिस्तें और उत्तराखंड में 5 नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल की रियासतों में 7 मरहलों में इंतखाबात मुकम्मल होंगे। पहले मरहले में उत्तर प्रदेश के 8 हलकों, बिहार में 4 और मगरबी बंगाल में 2 हलकों में वोट डाले जाएंगे। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80, मगरबी बंगाल की 40 और बिहार की 40 नशिस्तों की नुमाइंदगी होगी। मकबूजा कश्मीर में लोकसभा की 6 नशिस्तों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले में जम्मू और बारामूला की नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी। भारत के गुज़श्ता आम इंतखाबात के बरक्स इस बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतखाबी एजेंडे में अमल दरामद करने में नाकाम बीजेपी को हाल ही में अपने मजबूत इलाकों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दूसरी जानिब कांग्रेस गुज़श्ता इंतखाबात का हिसाब बराबर करने के लिए सियासी मैदान में सर धड़ की बाजी लगा रही है। मोदी की हिंदू जज्बात भड़काने और खित्ते में कशीदगी फैलाने की चालों की नाकामी से कांग्रेस को अपनी मंजिल बज़ाहिर आसान नजर आती है। ताहम देखना यह है कि गुज़श्ता इलेक्शन में 44 नशिस्तें लेने वाली कांग्रेस 282 नशिस्तें लेने वाली बीजेपी को पिछाड़ सकेगी। नताइज का ऐलान 7 मरहलों में डाले गए वोटों की गिनती के बाद 23 मई को किया जाएगा। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत तो झूठ बोलने में दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है, मगर अवाम ने भी झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी बिल्कुल, भारतीय इंतहा पसंदों के झूठ रोकने के लिए व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स को इकदामात करने पड़ गए हैं। भारत और झूठ का चोली दामन का साथ है। भारतीय सरकार और अवाम दोनों ही झूठ के राग अलापने के माहिर हैं। भारत के इंतखाबात तो सर पर हैं, ऐसे में व्हाट्सएप पर इतना झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बरतानवी नशियाती इदारा भी चिल्ला उठा है, जिसने तहकीकाती रिपोर्ट में भारतीयों के झूठ के सारे पोल खोल दिए हैं। भारत आज तक बालाकोट कार्रवाई का सबूत न दे सका, मगर व्हाट्सएप ग्रुप्स ने कामयाब हमले का
शोर मचाकर तस्वीरों का सैलाब बहा दिया। एक तस्वीर में 3 लाशों के गिर्द लोग खड़े दिखाई देते हैं, मगर ये 2014 में हुए एक हमले में मरने वालों की थी। मलबे के ढेर की तस्वीर आजाद कश्मीर में 2005 के ज़लज़ले की दिखा दी गई। पाकिस्तान में बच्चों के अगवा रोकने के लिए एक पैगाम को भारतीय सोशल मीडिया पर गलत रंग में पेश किया गया। व्हाट्सएप और फेसबुक झूठी खबरों को रोकने के लिए मैदान में आ गए हैं। फेसबुक ने ऐसे सार्फिन के सैकड़ों अकाउंट्स और सफहात को हटा दिया है। व्हाट्सएप ने एक पैगाम को 5 अफराद तक शेयर करना महदूद कर दिया है। कंपनी ने 10 ज़बानों में एक इश्तिहार जारी किया है जो करोड़ों हिंदुस्तानियों तक पहुंच चुका है। भारत में मुसलमानों का जीना हराम हो गया। हिंदू इंतहा पसंदों ने गाय का गोश्त फरोख्त करने का इल्जाम लगाकर उमर रसीदा मुसलमान को सूअर का गोश्त खाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय इंतहा पसंदी का ताज़ा वाक़या रियासत आसाम के जिला बिस्वनाथ में पेश आया। वाक़े की वीडियो एक 68 साल मुसलमान शौकत अली को तशद्दुद के बाद जमीन पर बैठे हुए देखा जा सकता है। इंतहा पसंदों का हुजूम गाय का गोश्त खाने का इल्जाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बना रहा है। बाद में इंतहा पसंदों ने उसे सजा के तौर पर सूअर का गोश्त खाने पर मजबूर कर दिया। और अब कुछ बात हो जाए FATF की। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखने के मामले पर वजारत खजाना और वजारत तिजारत आज खारजा उमूर कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली खारजा उमूर कमेटी का अहम इजलास आज दोपहर पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा, जिसकी सदारत चेयरमैन कमेटी एहसानुल्लाह टिवाना करेंगे। कमेटी को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के अब तक उठाए जाने वाले इकदाम से मुतालिक आगाह किया जाएगा। इजलास में तिजारत और खजाने के विफाकी सेक्रेटरीज FATF के साथ मुज़ाकरात की रिपोर्ट भी पेश करेंगे। वजारत खारजा ईरान, कुवैत, अफ्रीका और लातीनी ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार करने वाले जर्मन सफीर मार्टिन कोबलर की 2 साला मुद्दत मुकम्मल हो गई। रवानगी से कबल उन्होंने पाकिस्तानियों के नाम अलविदाई वीडियो पैगाम दिया है। शेरवानी पहने हुए मार्टिन कोबलर ने सबको अस्सलामु अलैकुम कहकर मुखातिब किया। उनका कहना था वो इस खूबसूरत मुल्क में 2 शानदार साल गुजारने के बाद उदास दिल के साथ वापस जा रहे हैं, मगर उनका दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ जुड़ा रहेगा। I spent 2 of the most wonderful years here in Pakistan, professionally rewarding, but also in my private life to discover so many beauties of your country, but above all, discovering you, the people of Pakistan. Now, despite all the difficulties you might have in the political, in the social, in the economic fields, I'm very confident. I'm confident that Pakistan will make a way to peace and prosperity. My heart always belongs to a certain part to Pakistan. And I wish you a good future, in particular the young population of yours. नाज़रीन, यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। MQM के हवाले से MQM राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ है और डिप्टी मेयर के इंतखाब के हवाले से बातचीत की गई है। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। बताते चलें कि MQM की राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है और डिप्टी मेयर से मुताल्लिक वहां पर गुफ्तगू भी की गई है और नाम भी तजवीज़ किया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में MQM राबता कमेटी का अहम इजलास हुआ है जिसमें डिप्टी मेयर के लिए नाम तजवीज़ कर लिया गया है। अहम खबर है, कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। MQM राबता कमेटी का अहम इजलास हुआ है और अरशद हसन का नाम डिप्टी मेयर के लिए तजवीज़ कर दिया गया है। आपको एक मरतबा फिर से अपडेट करते चलें कि MQM ने डिप्टी मेयर अरशद हसन को चुन लिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं। किरण खान, ब्यूरो चीफ कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, बताइएगा इस इजलास के हवाले से, इस इजलास में क्या कुछ ज़ेर बहस रहा और डिप्टी मेयर का नाम भी सामने आया है। अरशद हसन का प्रोफाइल भी ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी मेयर के लिए अरशद हसन का नाम जो है वो फाइनलाइज कर लिया गया है। राब्ता कमेटी का इजलास नाम को फाइनलाइज करने के हवाले से ही हुआ। ज़िमनी इंतखाब जो कि 18 अप्रैल को होंगे डिप्टी मेयर के लिए, उसमें अरशद हसन MQM के उम्मीदवार होंगे। अरशद हसन की अगर हम बात करें तो ये MQM कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज भी रहे, रुकन राब्ता कमेटी भी रहे, जबकि इस वक्त एक UC के चेयरमैन भी हैं और सिटी काउंसिल के लैंड के चेयरमैन भी हैं और MQM के सीनियर रहनुमाओं में इनका शुमार होता है। अरशद हसन को बाज़ाब्ता तौर पर MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से पार्टी टिकट भी जो है वो जारी कर दिया गया है और विड्रॉल के बाद जो कि इनके साथ मंसूर अहमद थे जिन्होंने कागजात नामजदगी MQM की तरफ से जमा कराए थे, वो 1-2 दिन में अपना कागजात नामजदगी विड्रॉ कर लेंगे, जिसके बाद MQM की जानिब से अरशद हसन जो हैं
वो डेप्यूटी मेयर के लिए उम्मीदवार हो जाएंगे। उनका नाम फाइनलाइज जो है वो लगा दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से। 18 जी ठीक है, कागजात नामजदगी भी आने वाले दिनों में जमा करा दिए जाएंगे, जबकि एमकेएम के सीनियर रहनुमाओं में इनका शुमार होता है। किरण खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन में ब्रेकिंग न्यूज शामिल करें। नैब की कार्रवाई के हवाले से नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 11 मुलजिमों के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है और इन 11 मुलजिमान पर शहरियों से कंपनी के नाम पर रकम हथियाने का इल्जाम है। ब्रेकिंग न्यूज से आपको नैब से मुतालिक अपडेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, नैब खैबर पख्तूनख्वा में 11 मुलजिमों के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है, जबकि मुलजिमान पर शहरियों से कंपनी के नाम पर रकम हथियाने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर मुसरतुल्लाह। मुसरतुल्लाह, बताइएगा 11 मुलजिमान कौन हैं, कैसी कंपनी और कितनी रकम हथियाई गई? ये 20 करोड़ से जायद की रकम है जो लोगों से मोटरसाइकिल लेने के नाम पे ले गई और 11 अफराद है, जिसमें कुछ का ताल्लुक पंजाब से है, जबकि बेशतर जो है खैबर पख्तूनख्वा से हैं। जो कंपनी है इसके 11 मुलजिमान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस नैब ने दायर किया है और इसमें 5 अफराद जो है वो उसमें इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि 4 जो है इसमें मफरूर है, जबकि 2 अफराद जो है इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में है। नैब ने आज ही रेफरेंस दायर किया है एहतिसाब अदालत ने, और जो मेन कंपनी है वो एहतिसाब ये फास्ट ग्लोबल कंपनी के नाम से है, जो लोगों शहरियों से रकम वसूल करती थी। जबकि जो फैसलाबाद से है जो फैजान असगर जिनका जो ताल्लुक है ये पोस्ट ऑफिस डीगी कोर्ट के इलाके से है, जो मेन इस रेफरेंस में मेन मुलजिम है, बुनियादी मुलजिम है। जी बहुत शुक्रिया मुसरतुल जान, आपने हमें अपडेट किया। खबर शामिल करें कराची से। कराची के इलाके औरंगी टाउन से 15 साल जुनैद के अगवा और कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। पुलिस ने मकतूल के बहनोई और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन मोमिनाबाद के इलाके से 11 मार्च को 15 साल जुनैद के लापता होने की शिकायत रिपोर्ट हुई। टेक्निकल सपोर्ट की मदद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुनैद के बहनोई कैसर और उसके दोस्त सुहेल को गिरफ्तार करके तफ्तीश की, तो मुलजिम कैसर ने अपने साले को अगवा के बाद कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने मुलजिमों की निशानदेही पर मकतूल जुनैद की लाश की बाक़ियात औरंगी टाउन के सुनसान मकाम से बरामद कर ली। अब आपको बताएं कि 10th जनरेशन होंडा एटलस कार्स पाकिस्तान के हवाले से 2019 मुतारिफ करा दी गई है। होंडा सिविक ने मौजूदा मॉडल की 50,000 गाड़ियां फरोख्त की और कार ऑफ द ईयर का एजाज भी हासिल किया है। 10th लाहौर में होंडा स्विक जनरेशन लॉन्च करने की तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर होंडा एटलस होंडा कार्स पाकिस्तान के CEO मिस्टर का कहना था कि 2019 होंडा स्विक के 3 ग्रेड पाकिस्तान में मुतारिफ करवाए गए हैं। स्विक सी सेगमेंट सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सेडान बन चुकी है। नई होंडा स्विक का अंदरूनी और बैरूनी डिज़ाइन तब्दील किया गया है। GM मार्केटिंग आमिर नज़ीर का कहना था नई होंडा स्विक बेहतरीन कारकर्दगी के साथ ईंधन की भी बचत जनरेशन करेगी और स्विक की मुल्क भर के होंडा सेंटर्स बुकिंग शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही आप न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपकी हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए आप न्यूज़।